सबसे पहले तो बताता चलूँ कि इकोनॉमिक्स क्या चीज़ है। पहले में जो उसके लेक्चर कॉमर्स में मैंने इकोनॉमिक्स का सारा कोर्स कवर कराया है, उसमें ये सारी चीज़ें बता चुका हूँ। अब ज़ाहिर आप लोगों के साथ दोबारा शुरू करता हूँ। सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक्स में जो चीज़ है वो स्कार्स रिसोर्सेज हैं, कि हमारे पास रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड हैं, स्कार्स हैं, और जो हमारी डिज़ायर्स हैं वो अनलिमिटेड हैं। इकोनॉमिक्स इज अबाउट इकोनोमाइजिंग, दैट इज अबाउट चॉइस अमंग अल्टरनेटिव यूज ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज। स्कार्स का मतलब होता है लिमिटेड। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बार बार एमसीक्यूज में भी आ रहा हुआ कि कौन से इकोनॉमिक्स का सबसे बड़ा इशू क्या है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। उसके बाद इकोनॉमिक्स एग्जामिन हाउ दिस चॉइस एड अप टू एन इकोनॉमिक सिस्टम एंड हाउ दिस सिस्टम ऑपरेट्स। एलजी रेनॉल्ड्स ने इसकी डिफिनेशन की, इकोनॉमिक्स एक्चुअली क्या चीज़ है और ये इकोनॉमिक्स वैल्यू को किस तरह एड अप कर रहा होता है सिस्टम में। ठीक है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है समझने वाली, सिर्फ डिफिनेशन है। पराठा कह सकते हैं, जो चीज़ समझने वाली थी उसको मैंने हाईलाइट करके आप लोगों को बता दिया है। उसके बाद थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री के बारे में आपको बता दूं। द वर्ल्ड इकोनॉमिक्स वाज ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स। ग्रीक वर्ड्स ये ड्राइव हुआ है, ये अगर एग्जामिनेशन पॉइंट से यूज आ जाता है। ओकस का मतलब होता है हाउस, एंड नेमन का मतलब है टू मैनेज। तो इस तरह दोनों का मिल के जो मतलब बन जाता है, विच मीन मैनेजिंग अ हाउस होल्ड। के हाउस होल्ड जो इसकी हिस्ट्री थी वहां से स्टार्ट होता है कि अगर एक हाउस होल्ड के एक्सपेंसेस हैं या उसने पूरे उसके इनकम और एक्सपेंसेस को किस तरह मैनेज करना है, वो उसको कहा जाता था, इकोनॉमिक्स कहा जाता है। यूजिंग द लिमिटेड, यहाँ पे लफ्ज लिमिटेड का मतलब है कि लिमिटेड या स्कार्स मनी और रिसोर्सेज आर हाउस होल्ड हैज। तो ये इसकी हिस्ट्री जो है वो जर्मन ग्रीक वर्ड से हुई है, जो वर्ड ये है और इसका मतलब ये है। ये भी आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। उसके बाद इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट केम इनटू बीइंग with the publication of very popular book in 1776। 1776 में ये बुक आई है, an inquiry into the nation and causes of wealth of nation। wealth of nation के नाम से इसकी किताब जानी जाती है, और इसके राइटर जो है वो स्कॉटिश पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट है जिसका नाम एडम स्मिथ है। इसको फाउंडर भी कहा जाता है, इसको बानी भी कहा जाता है। तो अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में आ जाता है कि नेशन ऑफ वेल्थ किसकी लिखी हुई किताब है, तो एडम स्मिथ की है। एडम स्मिथ कौन से कंट्री से बिलोंग करता है, स्कॉटिश से कर रहा था, और पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट था, और उसने सबसे पहले इसका कंसेप्ट दिया है, विच रिमेन ऑपरेशनल एट लीस्ट अप टू द मिडल पार्ट ऑफ द 19th century। In fact, the wealth of nation is a landmark. I repeated, the wealth of nation is a landmark in the history of economics through that separate economics from other social sciences। तो उसके बाद ये इकोनॉमिक्स को बाकी जो सोशल साइंसेस है, पार्ट ऑफ सोशल साइंस है, जिस वक्त इसको अलहदा कर दिया गया है। ठीक है, तो आप लोगों को क्लियर है इसके ऊपर? जो मैं समझ रहा हूँ, ये ज्यादा स्पीड तो नहीं है आप लोगों को? अगर क्लियरिटी है ठीक है, अदरवाइज मैं मीडिया थोड़ा सा मीडियम चेंज कर लेता हूँ। और इसमें अगर कोई चीज़ समझ नहीं रही है, वैसे तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है समझने वाली है, तो आप समझ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं कि all definition इसकी की the early economics like जे केयरनेस, जे बी से, और जो दूसरे थे उन्होंने have defined economics as a science of wealth। उन्होंने इसको डिफाइन किया था इकोनॉमिक्स जो है वो वेल्थ के बारे में। एडम स्मिथ जो था वो इज आल्सो रिगार्डेड एज फादर ऑफ द इकोनॉमिक्स, स्टेटेड दैट इकोनॉमिक्स इज अ साइंस कंसर्न विद द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ, वेल्थ ऑफ नेशन। नहीं, उनका मेन जो कंसर्न था वो वेल्थ ऑफ नेशन के ऊपर था। दैट इज इकोनॉमिक्स डील विद द क्वेश्चन is how to acquire more and more wealth by a nation। J.S. Mill opined that it is the practical science, जो दूसरी डेफिनेशन की गई है, कि डीलिंग विद द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। तो ये भी आखिर में जो वर्ड आ रहा है वो वेल्थ के ऊपर आ रहा है। उसके बाद एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट एफ ए वॉकर says that economics is that the body of knowledge which relates to the wealth, thus all these definitions relate to the wealth। तो ये सारी डेफिनेशन किसके ऑल अराउंड घूम रही हैं? वेल्थ के राउंड हो रहे हैं। अब फिर उसमें डेवलपमेंट मॉडल, उसमें डिफिनेशन में डेवलपमेंट वो जो क्या हुई है कि above how are the above definition have been characterized on the various grounds। as a result, economists like Marshall, Robbins and Samuelson have put forward more comprehensive and scientific definition। पहले जो थे वो उन्होंने कुछ डिफाइन किया, उसके बाद जो इसमें डेवलपमेंट हुई है, इम्प्रूवमेंट आई है, तो
वो यही है ये। ठीक है, इसके जब एमसीक्यूज वगैरह मैं आपके साथ डिफाइन क्लियर शेयर करूंगा तो वहाँ पे आप ये चीज़ें क्लियर होंगी। उसके बाद एम्फेसिस हैज बीन ग्रेजुअली शिफ्टेड फ्रॉम वेल्थ टू मैन। ठीक है, उन्होंने कहा कि सिर्फ वेल्थ नहीं है बल्कि वेल्थ के साथ मैन जो है का लफ्ज जो है ना, एडिशन जो है ना वो जरूरी है। एज मार्शल पुट्स इट इज ऑन द वन साइड अ स्टडी ऑफ वेल्थ एंड ऑन द अदर एंड मोर इम्पोर्टेंट साइड अ पार्ट ऑफ स्टडी ऑफ मैन। इसमें कहता है कि सिर्फ वेल्थ अब अगर आप है और वेल्थ वो ह्यूमन बीइंग की लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा है, ह्यूमन बीइंग के वेलफेयर के लिए आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो उस वेल्थ का कोई फायदा नहीं है जब तक आप उसको ह्यूमन बीइंग के वेलफेयर के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी 1819, ये थोड़ी सी मैंने डेफिनेशन बयान की है, इसकी तस्वीर भी आप लोगों के साथ शेयर कर दी ताकि आप लोगों के पास थोड़ी सी अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। ये मार्शल की तस्वीर है। ठीक है। उसके बाद जी व्हाट मार्शल सेज एंड डिफाइन। मार्शल क्या कहता है और किस तरह डिफाइन करता है। अकॉर्डिंग टू मार्शल इकोनॉमिक्स नॉट एंड ओनली एनालिसिस द एस्पेक्ट ऑफ हाउ टू एक्वायर वेल्थ but also how to utilize this wealth for obtaining material gains of human life। कहते हैं कि ये जरूरी नहीं है कि आप वेल्थ को किस तरह सिर्फ एक्वायर करते हैं, बल्कि इसका यूटिलाइजेशन जो है ना वो भी इम्पोर्टेंट है कि जो ह्यूमन लाइफ है वेल्थ के ऊपर क्या उसको फायदा हो रहा है। Marshall, in his book Principle of Economics, published in 1819, described economics is the study of mankind in the ordinary business of life. It examines that part of the individual and social action which is most closely connected with the attainment and with the use of the material requisites of well-being। ये कह रहे थे कि ये वेल्थ इंसान की वेलफेयर के लिए जब इस्तेमाल होगा तो उसको हम इकोनॉमिक्स कहा जाएगा। शॉर्ट में ये है कि उसने कहा कि इंसान की ह्यूमन लाइफ और उससे जो वेलफेयर की और वेल बीइंग के लिए, ह्यूमन बीइंग की वेल बीइंग के लिए इस्तेमाल हो जाएगा तो तब वो पार्ट कहलाया जाएगा। उसके बाद अगले स्लाइड पे जाते हैं। व्हाट रोबन्स जो है ना उसने क्या कहा। रोबन्स ने थोड़ी सी, पहले हमने एडम स्मिथ की बात की है, फिर हमने मार्शल की बात की है, अब रोबन्स हैं जो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं। साइंसेज ऑफ इकोनॉमी स्टडी सेवरल एक्टिविटीज दैट्स हार्डली प्रोमोट्स वेलफेयर। उसने कहा कि आप जो बार बार मार्शल बात कर रहा है कि उसकी वेलफेयर या ह्यूमन बीइंग की वेल बीइंग के लिए इस्तेमाल होने चाहिए, ये ज़रूरी नहीं है। बहुत सारी हमारी एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जिस तरह एंटॉक्सिक होते हैं, कोई आप अल्कोहल का इस्तेमाल कर रहे हैं या नशावर चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो वेलफेयर प्रमोट नहीं होती है लेकिन वो ह्यूमन बीइंग की सेटिस्फेक्शन हल कर रही होती है। जिस तरह स्मोकिंग है, अल्कोहल का इस्तेमाल है, या इस तरह बहुत सारी हैबिट्स हैं अनफॉर्चुनेटली जो माशरे में चल रही हैं कि जो ह्यूमन की वेल बीइंग के लिए नहीं होते हैं। जिस तरह लोग कुछ जुआ खेलते हैं, कुछ लॉटरी खेलते हैं, कुछ इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं कि जो कि वेलफेयर के लिए नहीं है लेकिन लोगों को उससे सेटिस्फेक्शन हासिल हो रही होती है। तो उन्होंने उस चीज़ के अंदर थोड़ी सी चेंजिंग की है रोबन्स ने कि जो है ना ये इसकी डिफाइनेशन में ये चीज़ नहीं है। तो इकोनॉमिक्स इन शॉर्ट में क्या बनता है, किसकी डेफिनेशन इज द सोशल साइंस कंसर्न विद द यूज ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज इन एन ऑप्टिमम मैनर इन एन अटेनमेंट ऑफ डिजायर्ड लेवल ऑफ इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये 4 एरियाज हैं जिसके ऊपर इकोनॉमिक्स जो है ना वो फोकस कर रहा होता है। इकोनॉमिक्स इज सोशल साइंस कंसर्न विद द यूज ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज, ऑप्टिमम मैनर एंड एन अटेनमेंट ऑफ डिजायर्ड लेवल ऑफ इनकम। इनकम आपकी होनी चाहिए, आउटपुट होनी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए और इकोनॉमिक ग्रोथ। और यही 4 तरीके हैं जिसमें आप बाद में जीडीपी मेजर करने के लिए डिफरेंट किस्म के अगली जो स्लाइड में या चैप्टर में आएगा वहाँ पे ये चीज़ें डिफाइन करते हो। उसके बाद है सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स की दो बहुत बड़ी मेन ब्रांचेज हैं। एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स जो कि छोटे लेवल पे है और मैक्रो इकोनॉमिक्स बड़े लेवल पे होता है। ये आपको फर्स्ट डिफाइन होना चाहिए। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह क्वेश्चन आते हैं कि कोई भी आपको एक टॉपिक दिया जाता है और बताया जाता है कि बताएं कि ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का इशू है या प्रॉब्लम है या मैक्रो इकोनॉमिक्स का, तो दोनों आपको पता होना चाहिए। द टर्म माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स हैव बीन कॉइन्ड बाय प्रोफेसर रेंजर फ्रिश ऑफ ओस्लो यूनिवर्सिटी ड्यूरिंग एन ओस्लो यूनिवर्सिटी। तो ये आपको पता होना है कि रेंगर ने ये टर्म इस्तेमाल किए हैं।
मैक्रो विच मीन्स डील विद इंडिविजुअल एजेंट्स, ठीक है, ये छोटे लेवल पे कर रहे होते हैं, सच एज हाउस होल्ड एंड बिजनेस। एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स विच कंसिडर द इकोनॉमी एज ए होल, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो पूरे इकोनॉमी को लेके चल रहे होते हैं, और माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअल यूनिट को चल रहे होते हैं। ये आगे जाके डिफाइन होगा तो मजीद क्लियर होगा। जिस तरह माइक्रो इकोनॉमिक्स है, द वर्ल्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ मिलियन पार्ट, इन ग्रीक माइक्रो मीन्स स्मॉल, thus microeconomics deal with a small part of the whole economy. For example, if we study, ये important है, please be concentrate on, if we study the price of particular commodity instead of studying the general price level in the economy, वो actually are studying microeconomics, ठीक है। अगर हम कोई एक कमोडिटी के बारे में बात कर रहे हैं तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, लेकिन पूरी इकोनॉमी को स्टडी कर रहे हैं तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स है। Precisely, macroeconomics study the behavior of individual units of an economy, such as consumers, firms, and industry, etc. Therefore, if it is the study of a particular unit rather than all the units combined together, तो ये एक पर्टिकुलर यूनिट को, छोटे लेवल एक एक यूनिट को स्टडी कर रहा होता है तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज कॉल्ड price theory which explains the composition or allocation of total production। अगली स्लाइड में जाते हैं। माइक्रो स्टडी जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स की वो हम बात करेंगे फिर, और नेक्स्ट जो हमारी अगली क्लासेस में मैक्रो के चैप्टर आएंगे तो वो होंगे थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग विच इंक्लूड्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम मेन कौन कौन सी तीन थ्योरियां पढ़ रहे होते हैं। सबसे पहली थ्योरी में थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग है, विच इंक्लूड, जिसमें ये हो सकती है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर और थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। ये एक थ्योरी हम पढ़ रहे होते हैं जिसको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है कि प्रोडक्ट की प्राइसिंग और उसके फर्दर दो कैटेगरी हैं, कंज्यूमर बिहेवियर एंड प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। ये आपको पता होना चाहिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, ये दूसरी थ्योरी पे है जिसमें हम पढ़ रहे होते हैं फैक्टर प्राइसिंग में वेजेस आ जाते हैं, रेंट आ जाता है, इंटरेस्ट आ जाता है और प्रॉफिट आ जाता है। ये अगली स्लाइडों में आपको मैं इसके साथ डिफाइन करूंगा तो ज्यादा क्लियर होगा। यहाँ पे आपको फ्रॉम एग्जामिनेशन की थ्योरी, दूसरी जो थ्योरी है इसमें क्या क्या चीजें हैं, उसके अंदर फर्दर 4 थ्योरीज हैं जो हम पढ़ रहे होते हैं, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। तीसरी जो थ्योरी है वो थ्योरी है इकोनॉमिक वेलफेयर। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में बेसिकली हम 3 थ्योरीज के ऊपर बात कर रहे होते हैं जो आप लोगों को पता होने चाहिए। उसके बाद एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ द लिमिटेड रिसोर्सेज। सिग्निफिकेंस ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है कि हम लिमिटेड रिसोर्सेज की एफिशिएंट मैनेजमेंट कर सकते हैं। हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द वर्किंग ऑफ फ्री एंटरप्राइज इकोनॉमी वेयर देयर इज नो सेंट्रल कंट्रोल। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमी है, इसमें एक फ्री एंटरप्राइज इकोनॉमी होती है जो अब अगली स्लाइडों में जाएंगे तो क्लियर होगा, वहां पे आपको हेल्पफुल करती हैं। यूटिलाइज टू एक्सप्लेन द गेन फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट, डिसइक्विलिब्रियम एंड डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट, ये इसमें आपको फायदा देती हैं। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से प्लीज देख लें। ये बैलेंस ऑफ पेमेंट, डिसइक्विलिब्रियम, ये अगली चैप्टर्स में आएंगे, लेकिन यहाँ पे आपको अंडरस्टैंड करना कि अगर क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा जो है, आपको क्वेश्चन आ सकता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में कौन सा इकोनॉमिक्स जो है वो आपको हेल्प कर रहा होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स कर रहा होता है या मैक्रो इकोनॉमिक्स कर रहा होता है। तो आपको जब ये चीज क्लियर होगी तब आप कर सकते हैं। एक्सप्लेन हाउ थ्रू मार्केट मैकेनिज्म गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस एंड द कम्युनिटी आर डिस्ट्रीब्यूटेड, इसके बारे में आपको बता रहा होता है। हेल्प्स इन द फॉर्मुलेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज, पॉलिसीज को जब आप फॉर्मुलेट कर होते हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स आपको हेल्प कर होता है। द बेसिस ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स, ये बेस कर रहा होता है इकोनॉमिक्स की वेलफेयर को। यूज फॉर कंस्ट्रक्टिंग, इकोनॉमिक मॉडल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद लिमिटेशन आ जाती हैं, हर सब्जेक्ट की लिमिटेशन होती हैं। इट इज़ नॉट केपेबल ऑफ एक्सप्लेनिंग द फ्लक्चुएशन ऑफ एन इकोनॉमी एज अ होल, ज़ाहिर है ये इंडिविजुअल बेस पे होता है तो इकोनॉमी को कंसिडर नहीं कर रहा होता है। इट इज यूम फुल एम्प्लॉयमेंट, ये फुल एम्प्लॉयमेंट को ज्यूम कर रहा होता है कि जो कि रियल लाइफ में बहुत ही रेयर होती है। इट कैन नॉट बी यूज फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू द पब्लिक फाइनेंस, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी, ठीक है। ये इन 3 चीज़ों में ये इसको आप प्रॉब्लम सॉल्विंग में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप मुझे आंसर करें, क्वेश्चन करें ताकि मैं आपको आंसर कर सकूं। अदरवाइज मैं इसको ख़त्म कर लेता हूं। ठीक है जी, आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आई एम देयर टू आंसर योर क्वेश्चंस।
या तो आपको बहुत ज़्यादा समझ आ गई होगी, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज 1-2 मिनट है, मैं क्लास को फिर एंड कर देता हूँ। जी जी, मैं मैथ का सेक्शन भी इंशाल्लाह करूंगा, लेकिन जो प्लीज़ जिन जिन लोगों की पेमेंट रहती है ताकि वो जमा कर देंगे, ताकि मुझे भी क्लियर हो, और मैं फिर उसके मुताबिक अपनी एफर्ट्स करूं और उसके ऊपर स्ट्रगल करूं। मैथ के ऊपर है, मैथ के इंशाल्लाह कोई भी शायद बाकियों का मुझे नहीं पता है, लेकिन बहुत अच्छी टेक्निक्स मैं आपसे कहूंगा कि वहाँ पे अगर मैथ के कोई क्वेश्चन आ जाते हैं तो उनको अपने किस तरह इक्वेशन किस तरह डेवलप करनी है, एज में डिफरेंस है, इक्वेशन को कहने डेवलप करनी है, स्पीड के कोई क्वेश्चन है, ऑटोमेटिक उसकी सॉल्यूशन कोई करनी है, परसेंटेज के फार्मूले हैं, वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं आपको कवर कराऊंगा। और कोई क्वेश्चन है, यू में आस्क क्वेश्चन। जी बाकी प्लीज अगर किसी को क्वेश्चन है तो यू मे आस्क क्वेश्चन, so please don't hesitate while asking question. If you people have any queries regarding today lecture, or else you are one asking some other question related to the syllabus, related to the course, you may ask the question, and inshallah I am there to answer your questions. ठीक है जी, मेरे ख्याल में आप लोगों का कोई क्वेश्चन नहीं है। इंशाल्लाह कल की क्लास में हम एक नए लेक्चर के साथ आप लोगों के साथ होंगे, और उसमें मैं कोशिश करूंगा कि मैथमेटिक्स का थोड़ा सा आपको करूं, और इंग्लिश के एमसीक्यूज और इंग्लिश के ऊपर भी इट डिपेंड्स अपॉन के हमें कितना टाइम मिलता है। अगर हमें टाइम मिला तो इंशाल्लाह एमसीक्यू इंग्लिश के जो रूल्स हैं वो भी आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा।